हमारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। विश्व मरुस्थल दिवस पर अन्नदाता की विशेष प्रस्तुति। खरीफ फसलों में खरपतवारों का समन्वित नियंत्रण भाग 2। बाजरा की वैज्ञानिक खेती पर संपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों, आज ही के दिन यानी कि 17 जून को सभी देश मिलकर विश्व मरुस्थल दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपको ये बताना जरूरी है कि डेजर्ट या फिर मरुभूमि का शाब्दिक अर्थ है मरी हुई भूमि, जहां पर किसी भी फसल को नहीं उगाया जा सके। जबकि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पोषण हेतु जरूरी होता जा रहा है कि ऊसर, बंजर एवं मरुभूमि को कृषि योग्य बनाया जाए। तो इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विश्व मरुस्थल दिवस पर प्रस्तुत है ये विशेष अंश। आज 17 जून है और आज विश्व मरुस्थल विकास दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। साधारणतः डेजर्ट या मरुभूमि का अभिप्राय लोग रेगिस्तान से लगाते हैं, पर मरुभूमि का शाब्दिक अर्थ है मरी हुई भूमि, जहां पर कोई फसल या कोई जीवन विकास नहीं कर सकता है। साधारणतः इसके अंतर्गत सूखे पवन गति, उच्च जल जमाव, क्षारीय, लवणीय, अम्लीय एवं रासायनिक प्रदूषित भूमि ही आती है। पूरे पृथ्वी का लगभग 50% भूमि इसी रूप से माना जा रहा है। इसमें भारत के दृष्टिकोण से लगभग 2.34 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मरुभूमि के रूप में दर्ज किया जा चुका है। तेज चक्रवाती हवा के झोंकों के कारण सालाना लगभग 12,000 हेक्टेयर भूमि रेतीली भूमि में तब्दील हो रही है और यह रफ्तार प्रतिवर्ष 0.5 किलोमीटर की दर से बढ़ती ही चली जा रही है। प्रकृति द्वारा दी हुई सभी वस्तुओं में से भूमि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति के अन्य साधन मृदा की सहायता से ही प्राप्त होते हैं। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी भूमि का उपयोग करता आ रहा है, किंतु भूमि सुधार पर उसने विशेष ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे मृदा का ह्रास होता जा रहा है, जबकि महज 1 इंच कम मिट्टी के सतह निर्माण में तकरीबन 1000 वर्षों से ही ज्यादा वक्त बीत जाता है। जिन स्थानों पर मनुष्य ने मृदा के सुधार व संरक्षण पर उचित ध्यान दिया, वे दुनिया के सबसे सुंदर व उपजाऊ स्थान बन गए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं भूमि क्षरण समस्या के कुछ अहम कारणों पर। इसमें सबसे पहला कारण है वायुमंडलीय प्रभाव, जिसके तहत तेज बारिश, तेज हवा, जल जमाव एवं सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत इन वायुमंडलीय सहयोग से बहा दिए जाते हैं। दूसरा है मानवीय प्रभाव। मानव की कुकृतियों एवं गलत तरीके से भूमि के इस्तेमाल के कारण भूमि की उत्पादकता घटती जा रही है। कृषि कार्य के दौरान सिंचाई जल के असीमित इस्तेमाल के कारण जल जमाव स्थिति उत्पन्न होने लगती है, जिसे भूमि क्षारीय, लवणीय और अम्लीय स्वभाव में परिवर्तित हो जाती है। साथ ही परंपरागत कृषि प्रणाली के कारण दिनों दिन भूमि की ऊपरी सतह प्रभावित होकर बंजरता के रूप में तब्दील हो सकती है।
भूमिगत जल स्तर में कमी एक ऐसा कारण है जिसके कारण सिंचाई जल की समस्या गहराती जा रही है। नतीजन फसल प्रणाली दिनों दिन बाधित हो रही है। इसके बाद अगर जंगल कटाई के कारणों पर नजर डालें तो पता चलता है कि लगभग 600 करोड़ पेड़ों की कटाई प्रति वर्ष हो रही है। औसतन प्रति व्यक्ति 7 पेड़ प्रति वर्ष काट रहे हैं, जबकि बांधों और किनारों के लगभग 25 लाख वृक्ष डूब जाते हैं। और इस प्रकार लगभग हमारे देश में 3 मिलियन हेक्टेयर भूमि की वन नष्ट होकर बंजर में परिवर्तित हो रहे हैं, जबकि हरियाली भूमि में भी अन्य कारणों से परिवर्तन होने पर मृदा कटाव की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। और अंत में पहाड़ खनन और खोदन एक ऐसा कारण है जिससे हमारी प्राकृतिक संपदा प्रभावित हो रही है। इसके मलबे से तरह तरह की कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे कृषि कार्य की कई प्रक्रियाएं अंततः प्रभावित हो रही हैं। तो आइए जानते हैं इनके प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को, जिसमें सबसे पहली प्रक्रिया आती है मृदा एवं जल संरक्षण की प्रणाली को अपनी रोज की आदतों में लाना, जिसके अंतर्गत ऊंची नीची भूमि पर भी फसल ली जा सके। साथ ही सिंचाई जल के अनुचित बहाव और जमाव की बर्बादी को रोककर एक समान सिंचाई की जा सके। मेड़बंदी, जो कम वर्षा वाले तथा कम डालदार क्षेत्रों में मेड़ बनाकर मिट्टी और जल के अपवाह को रोका जा सके। अतः भूमि की बनावट के अनुसार नीची, मध्यम, ऊंची एवं सतही ढाल पर निर्माण अनुशंसित की जाती है। बांध अथवा डैम का निर्माण, जिसके अंतर्गत स्थायी रोकबंद, गुल्मक रोकबंद एवं लड्ढा बांध इत्यादि का निर्माण कर जल संरक्षण किया जा सकता है। इस प्रक्रिया से न केवल तालाब की क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि तालाब की सतह को भी उपयुक्त स्वरूप प्राप्त होगा। साथ ही अर्थ डैम्स, एम्बांकमेंट्स या तटबंध के निर्माण प्रक्रिया को भी अपनाना होगा। दूसरी सबसे अहम प्रक्रिया है जल छाजन अथवा जल समेट प्रारूप, जिसके अंतर्गत वर्षा के दिनों में जलोच्छाजन का निर्माण कर वर्षा जल को भूमि पर गिरने के बाद या तो वनस्पति की पत्तियां, टहनियां तथा वनों द्वारा रोक लिया जाए, या फिर से उसे जमाकर उन स्थानों पर भी कृषि प्रक्रिया की जा सके जहां सिंचाई के अभाव के कारण भूमि आबाद नहीं हो पाती। सिंचाई पद्धति में बदलाव, जिसके अंतर्गत जहां हमारे किसान भाई ज्यादातर बाढ़ या फ्लड पद्धति को अपनाते हैं, वहीं अपनी फसलों को वैज्ञानिक अनुशंसित पहलुओं के अनुसार अमल करना बेहतर होगा, जिसमें रो विधि, बेसिन विधि, चेक बेसिन विधि को अपनाना चाहिए। साथ ही सिंचाई की टपक विधि, फव्वारा विधि को भी अपनाने की जरूरत है। फसल लगाते समय भूमि एवं जल की उपलब्धता के अनुसार फसलों का चुनाव करें, ताकि कम पानी में भी फसल से उपज प्राप्त की जा सके। इसके अलावा किसान स्तर पर समेकित पोषण प्रबंधन, समेकित पीड़क प्रबंधन एवं फसल चक्र प्रणाली को अपनाएं, ताकि किसी भी रूप से भूमि की उर्वरता बरकरार रहे। तो किसान भाइयों, विश्व मरुस्थल दिवस के अवसर पर भूमि सुधार और विकास के क्षेत्र में अभी कई राहें और भी तय करनी बाकी हैं, पर यह कड़ी उसी राह की हमारी एक छोटी सी कोशिश थी। आगे भी इसी प्रकार की कामयाब कोशिशें हम जारी रखेंगे। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं जहन में, वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत जमी पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत, डरना क्या, जब प्यार।
आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, अपने हरियाणा प्रदेश में खरीफ मौसम में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद, रोहतक जिलों में बाजरा की खेती मुख्य रूप से की जाती है। लेकिन देखा गया है कि किसान इसकी खेती पुरानी पद्धति से करते आ रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं होता। अतः किसान भाइयों, अगर आप भी बाजरा की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसकी वैज्ञानिक ढंग से खेती किस प्रकार से की जाए, इस विषय पर जानकारी के लिए देखिए हमारे कार्यक्रम की यह खास प्रस्तुति। किसान भाइयों, आइए चर्चा करते हैं बाजरा की उन्नत खेती के बारे में, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम बात आती है भूमि के चुनाव एवं तैयारी की। बाजरा के लिए बलुई दोमट भूमि जिसमें जल निकास अच्छा हो तथा जीवाश्म की कमी न हो उपयुक्त पाई गई है। चूंकि यह वर्षा आधारित फसल है, ऐसी स्थिति में गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करना अच्छा रहता है। इससे कीट व्याधियों एवं खरपतवारों के नियंत्रण में सहायता मिलती है। वर्षा होने पर या खेत में बतर आने पर देसी हल अथवा कल्टीवेटर चलाकर खेत को भुरभुरा बना लें। ध्यान रहे कि आखिरी जुताई से पूर्व सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट 10 टन खेत की तैयारी के समय ही डाल दें। इसके बाद खेत को पाटा चलाकर समतल कर लें। बाजरा की उपयुक्त किस्में इस प्रकार से हैं। किसान भाई, इन बताई गई किस्मों में से अपने क्षेत्र अनुसार किस्मों का चयन कर बुवाई कर सकते हैं। किस्मों का चयन कर लेने के पश्चात असिंचित क्षेत्र हेतु बुवाई के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है, जबकि सिंचित क्षेत्रों के लिए लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। यदि बीज प्रमाणित नहीं है तो फसल को गोंदिया या चेपा रोग से बचाने हेतु बीज को नमक के 20% घोल में लगभग 5 मिनट तक डुबोकर हिलाएं। हल्के बीज व कचरे को निथार कर अलग फेंक दें तथा शेष बचे हुए अच्छे बीजों को साफ पानी में धोकर हवादार छाया वाले स्थान पर सुखाएं। बुआई से पूर्व बीज एवं भूमि जनित रोगों से बचाने हेतु प्रति किलोग्राम बीज को 3 ग्राम थायरम से अवश्य उपचारित कर लें। 3 ग्राम थायरम से उपचारित करने के बाद 4 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफास 20 EC से भी अवश्य उपचारित करें। इसके बाद बीज को एजेटोबैक्टर नामक कल्चर 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीज बोने का समय एवं तरीका। वर्षा प्रारंभ होते ही जुलाई के दूसरे सप्ताह तक बोनी कर देनी चाहिए। बाजरा में कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी लगभग 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए। बीज को हमेशा 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। अच्छा उत्पादन प्राप्त करने हेतु बाजरे के 1 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 1,75,000 पौधे होना चाहिए। अंतः शस्य बर्तन अनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों में बाजरे के साथ दलहनी फसलें बोना लाभकारी है। अंतरा शस्य बर्तन हेतु बाजरे की 30-30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 जुड़वा कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ग्वार की 1 कतार बोई जा सकती है। अर्धसिंचित व वर्षा आधारित संकर किस्मों एवं मुक्त परागत किस्मों के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा 60 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटास की मात्रा अनुशंसित की गई है, जिसमें नत्रजन की आधी व स्फुर व पोटास की पूरी मात्रा बुआई से पूर्व खेत में डाल दें। शेष बची आधी नत्रजन को 30 दिनों के बाद देते हैं। अब चर्चा करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। बाजरा की फसल जब लगभग 15 दिन की हो जाए एवं वर्षा हो रही हो तब बाजरा की फसल में बिरलन करना आवश्यक है। जहां अधिक घने पौधे हों वहां से पौधे निकाल दें और जहां पौधे कम हो वहां पर लगा देना चाहिए। 20 से 25 दिन के अंतर से 2 बार निदाई गुड़ाई करना आवश्यक होता है।
जहां पर बाजरा की फसल छिड़कवा विधि से बोई गई हो वहां 20 से 25 दिन की फसल होने पर देसी हल चलाकर गुड़ाई करें। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए एट्राजिन 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर से फसल बोने से पूर्व खेत में छिड़ककर अच्छी तरह से मिला दें। किसान भाइयों, कल के अंश में हमने आपको विभिन्न प्रकार की फसलों में उगने वाले खरपतवारों की जानकारी दी थी। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। इन खरपतवारों के समेकित प्रबंधन के बारे में आपको अवगत कराएंगे। देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। किसान भाइयों, जैसा कि हमने कल के अंश में आपको खरपतवारों एवं फसलों पर उनके हानिकारक प्रभाव के बारे में बताया था, अतः आज हम चर्चा करेंगे खरपतवारों के एकीकृत प्रबंधन के बारे में, जिसमें कुछ ऐसा प्रबंधन करना होगा जिससे आर्थिक क्षति न हो एवं फसलों को भी नुकसान न पहुंचे। एकीकृत खरपतवार प्रबंधन इस प्रकार है। सर्वप्रथम गर्मी में गहरी जुताई एवं मानसून से पहले प्राप्त वर्षा का लाभ उठाकर जुताई करना। इससे खरपतवारों के अवशेष तथा वर्षा से जमे हुए खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। समुचित फसल चक्र अपनाना, जैसे धान के स्थान पर सोयाबीन की खेती करने पर धान की फसल में पाए जाने वाले जंगली धान की कमी हो जाती है। खरपतवार रहित प्रमाणित बीज ही प्रयोग में लाएं। बुआई हमेशा लाइनों में करें तथा पौधों से पौधों की दूरी उस फसल के अनुसार बनाए रखें, जिससे अन्य कर्षण क्रियाओं को करने के साथ साथ खरपतवार नियंत्रण में भी सहायता होगी। 3 से 4 सप्ताह में फसलों में उगे खरपतवारों की निंदाई गुड़ाई करें। जैसे धान की दोजियों के प्रस्फुटन के पूर्व खेत को खरपतवार रहित रखा जाए तो सबसे अधिक लाभ होता है। इसी प्रकार मूंगफली के प्रस्फुटन के 4 सप्ताह पश्चात तक खरपतवारों से रहित खेत रखा जाए तो फसल को कोई क्षति नहीं होगी। खेतों तथा इसके चारों ओर बनी नालियों में नहीं रहने देना चाहिए, अन्यथा इनका फैलाव फसलों में हो जाएगा। गोबर अथवा कंपोस्ट की खाद पूर्णतः सड़ी हुई हो तभी प्रयोग करें। खरपतवार आच्छादित क्षेत्रों में चरने वाले पशुओं की चराई खेतों में ना कराएं। फसलों के बीच में सूखी घास, फसल अवशेष का प्रयोग मल्चिंग के रूप में करें। यह विधि खरपतवारों के नियंत्रण के साथ साथ नमी संरक्षण में भी सहायक होती है। हरी खाद का प्रयोग करें। नर्सरी उगाने वाले खेतों में सौर उपचार विधि को अपनाएं। यदि कृषि उपकरणों को खरपतवार प्रभावित क्षेत्रों में लाया जाता है तो प्रयोग पूर्ण उपकरणों को अच्छी तरह से साफ कर लें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खरपतवारों को यांत्रिक विधि द्वारा कैसे नियंत्रित किया जाए। क्योंकि खेत को हमेशा खरपतवार मुक्त नहीं रखा जा सकता है, अतः हमें फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं में खरपतवारों से मुक्त रखना होगा। जिसमें यदि सोयाबीन की बात करें तो इसमें प्रथम निंदाई 15 से 20 दिन की अवस्था पर एवं दूसरी निंदाई 30 से 45 दिन की अवस्था पर व्हील हो, राइलैंड बीडर, खुरपी, कुल्फा, डोरा आदि चलाकर खरपतवारों को नियंत्रित करें। इसी तरह अरहर की फसल में बोने के पश्चात 25 से 30 दिन में तथा 45 से 50 दिन के बाद कुल्पा या डोरा चलाएं। मूंग व उड़द की फसल में 20 से 25 दिन के भीतर व दूसरी 40 से 45 दिन में डोरा, कुल्पा या खुरपी द्वारा निंदाई करें। मूंगफली की फसल में बोने के 15 से 20 तथा 35 से 40 दिन बाद 3 बार डोरा व कुल्पा चलाएं। धान की खड़ी फसल में 2 बार 20 से 25 दिनों और 40 से 45 दिनों की अवस्था पर निंदाई करें। जहां वियासी विधि द्वारा धान की खेती की जाती है, वहां 7 दिनों के अंदर पहली व दूसरी निंदाई 25 से 30 दिन की अवस्था पर करें। इसी प्रकार मक्का, ज्वार, बाजरा में पहली निंदाई 20 से 25 दिन एवं दूसरी निंदाई 40 से 45 दिन की अवस्था में डोरा, कुल्पा, मेचवीडर द्वारा करें। इसी तरह कपास की क्रांतिक अवस्थाओं में डोरा एवं कुल्पा चलाकर निंदा नियंत्रण करें। अब बात करते हैं रासायनिक विधि द्वारा खरपतवार नियंत्रण की, जिसमें सर्वप्रथम बात आती है धान की। तो जहां धान की सीधी बुआई की जाती है
वहां पर बुआई के तुरंत बाद ब्यूटाक्लोर 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। यदि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार की अधिकता होती है तो 2,4-D नामक नींदानाशी 200 ग्राम प्रति एकड़ का छिड़काव लगभग 25 से 30 दिनों तक की फसल पर करें। यदि कोई और फसल धान के साथ हो तब इसका छिड़काव ना करें। इसी तरह मक्का, ज्वार एवं बाजरा में प्रमुख नींदानाशक सीमाजिन या एट्राजिन 1 से 1.5 किलोग्राम अथवा एलाक्लोर 1 से 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर का 500 लीटर पानी में घोल बनाकर फ्लैट फैन नोजल से छिड़काव करें। किसान भाइयों, अब यदि दलहनी फसलों की बात करें तो मूंग एवं उड़द हेतु नींदानाशक दवा जैसे बसालीन या पेंडामिथिलीन की 2 लीटर की मात्रा प्रति हेक्टेयर के मान से 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर बोनी पूर्व छिड़काव करें। इसी तरह अरहर की फसल में एलाक्लोर 1.5 किलोग्राम 500 लीटर पानी में घोल बनाकर बोनी के तत्काल अंकुरण के पूर्व छिड़काव करें। अब बात करते हैं तिलहनी फसलों की, जिसमें सर्वप्रथम बात करते हैं सोयाबीन एवं मूंगफली की। बोने से पूर्व फ्लूक्लोरोलिन 45 EC की 1 से 1.5 किलोग्राम क्रियाशील अवयव प्रति हेक्टेयर बोने से पूर्व नम मिट्टी में छिड़क कर बखर से अच्छी प्रकार मिला दें। सोयाबीन की बोनी के 20 दिन बाद खड़ी फसल के अंतर्गत इमेजाथापिर नामक दवा का 75 ग्राम क्रियाशील अवयव प्रति हेक्टेयर छिड़कने से खरपतवार का नियंत्रण सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अब बात करते हैं कपास की। तो कपास में नींदा नियंत्रण करने हेतु मध्यम भारी भूमि में डाईयूरान 750 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर बोने के बाद व अंकुरण होने से पहले घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, इन रासायनिक नींदानाशकों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। किसान भाइयों, खरपतवारों को जैविक विधि द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है, जो प्रकृति में मौजूद रहते हैं, जैसे गाजर घास के नियंत्रण हेतु मैक्सिकाना बीटल। तो किसान भाइयों, यदि आप बताई गई विधियों द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं तो निश्चित ही अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं जहन में। वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत जमी पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत। डरना क्या, जब प्यार। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। सबसे पहले तो ये देख लें कि उसके आसपास में कितना जलाशय है और जलाशय की गहराई क्या है। यदि जलाशय की गहराई 5 मीटर से ज़्यादा होता है तो उसमें कैज स्थापित किया जा सकता है। सामान्यतः ये जो कैज बना हुआ है इसमें पंगेशियस एक स्पीसीज है मछली की, वही डाली जा रही है। ये कैट फिश होती है
एयर ब्रीथिंग फिश होती है, बाहर निकल करके वायु में सांस ले लेती है, इसलिए इसको वायु की कमी भी नहीं पड़ती है। और ये इसका जो मूवमेंट है ऊपर नीचे होता है, जिसके कारण कम जगह में ये ज़्यादा मात्रा में पाली जा सकती है। स्टैंडर्ड साइज है साहब अभी 6 मीटर बाई 4 मीटर का, और गहराई भी 4 मीटर की, ये आइडियल है। ये केज में जो हम लोग डालते हैं 25 ग्राम की साइज़ की रहती है, वो 4000 नग एक एक केज में डाली जा रही हैं। छोटी साइज़ की जो होती है हम 25 ग्राम की इसलिए डालते हैं कि उससे छोटी साइज़ का अगर हम डालेंगे तो हमारे नेट से बाहर ना निकल जाएं, इसलिए हम उसमें कम से कम 25 ग्राम के बच्चे डालें। और उसके बाद में वो तो साल भर में 1 किलो, 1.25 किलो, कोई 1.5 किलो की भी हो जाती हैं मछलियाँ। सामान्यतः देखा गया है कि जो मैल होती हैं, नर मछलियाँ होती हैं, इनका ग्रोथ रेट कम होता है, इसलिए ये कम बढ़ती हैं और फीमेल ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फीमेल तो 1.25 किलो तक की हो जाती हैं, 1 किलो से 1.25 किलो तक। इसीलिए हम जब औसत देखते हैं तो ये 800 ग्राम 900 ग्राम की आती हैं। जिस समय हम मछली डालते हैं, इसमें बच्चे डालते हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि बच्चा हम जब यहाँ पर लाते हैं तो उसको केमिनोफोर से ट्रीटमेंट करते हैं। केमिनोफोर से ट्रीट करने के बाद में हम उसको केज में रिलीज़ करते हैं। उसके बाद में हम उसको 3 दिन तक लगातार केमिनोफोर से ट्रीट करते रहते हैं। उसके बाद भी हम रोज़ उठा करके चेक करते हैं कि हमारी मछलियों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मान लीजिए हमको कोई प्रॉब्लम नज़र आता है, कोई घाव वगैरह दिखता है, तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन से भी ट्रीट करते हैं। उसका जो डोज है ये 50 mg पर क्विंटल के रेट से हम उसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन से ट्रीट करते हैं। इनके आहार के लिए हम लोगों ने देखा कि फ्लोटिंग फीड हम इसमें देते हैं। ये जो फीड हम डालते हैं ये डूबता नहीं है, ये ऊपर में उतराते रहता है, और उतराते रहने से मछलियाँ इसको आसानी से खा लेती हैं, और हमको ये पता चल जाता है कि हमने कितना चारा डाला, पूरा उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरी बात ये रहती है कि फ्लोटिंग फीड होने के कारण हमारा जो ये नेट है, ये नेट में जो छेद है उसमें से बाहर ना निकल जाए, इसलिए हम लोगों ने लाइनिंग लगा दी है पानी से 6 इंच नीचे 6 इंच ऊपर। ये पतले जो नायलॉन का नेट लगा हुआ है वो इसीलिए लगा है कि हमारा चारा बह के बाहर ना जाए और हमारे चारे का पूरा उपयोग मछलियाँ कर लें। ये जो चारे हैं ये 3 तरह के आते हैं, साइज में आते हैं। 2 mm का आता है, 3 mm का आता है, 4 mm का आता है। शुरू में जब हम बच्चा डालते हैं, जिस समय साइज इसका 25 ग्राम से लेकर के 30 ग्राम की होती है, तो हम 2 mm साइज का इसको चारा देते हैं ताकि इसके मुंह में आसानी से वो साइज का चारा आ जाए। जो मछलियाँ बढ़ती हैं 150 ग्राम की हो जाती हैं, 200 ग्राम की हो जाती हैं, उस समय हम 3 mm का चारा देते हैं। उसके बाद में 1 पाव से जब ऊँची बड़े साइज़ की हो जाती हैं तब हम उसको 4 mm का चारा शुरू कर देते हैं देना। चारे का जो मात्रा है वो हम प्रतिदिन इनको बॉडी वेट के 2% के हिसाब से हम चारा डालते हैं इसमें। तो हम समझ गए कि 20 मिनट में पूरी मछलियाँ हमारे 25 किलो चारा वो खा गई हैं। हम शाम को फिर वही करते हैं, हम फिर देखते हैं कि 20-25 मिनट में फिर चारा ख़त्म हो जा रहा है। तो हमारे पूरे चारे का भी सदुपयोग हो रहा है और हमारे सारी मछलियों को चारा भी मिल रही है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें खेतीबाड़ी संबंधित किसी भी समस्या के निवारण के लिए हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800425408 पर शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।